स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे इसरो का SCE-200 के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो यह है इसरो का सेमी क्रायोजेनिक इंजन 200 टन क्लास। तो ये एक हैवी लिफ्ट इंजन बनाया जा रहा है इसरो के लिए। इसरो का आगे का जितने भी प्लान्स होंगे वो इस इंजन पर बन रहा है और इसका चेंबर प्रेशर 180 बार्स है और इसका कैपेसिटी 200 टन यानी कि अराउंड 2030 किलो न्यूटन वैक्यूम में देगा और 1820 किलो न्यूटन आपको सी लेवल पे मिल जाएगा। और इसका स्पेसिफिक इंपल्स जो कि ये केरोसिन यूज़ करता है 335 सेकंड्स आपको वैक्यूम स्पेसिफिक इंपल्स मिलेगा। 2999 आपको सी लेवल पे मिल जाएगा। तो मतलब बहुत नहीं लेकिन वो केरोसिन का साइड इफेक्ट है, इंजन का प्रॉब्लम नहीं है, उस केरोसिन देता नहीं है, इसीलिए लोग हाइड्रोजन यूज़ करते हैं। अगर हाइड्रोजन नहीं करना चाहते तो मीथेन करते हैं। केरोसिन का मतलब पावर दे देता है, माइलेज कम देता है। अब ये समझिए इसको कॉन्ट्रास्ट डालते हैं, तो अगर स्पेसएक्स का रैप्टर 1 जो पहला वेरिएंट था, वो 185 टन का था, तो ये उससे ज़्यादा था और रैप्टर 2 अभी थोड़ा ज़्यादा है, अराउंड 225 चल रहा है वो। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, 225 वर्सेस 200 आता है। फिर आपका ब्लू इंजन जो है, ये जो यूएलए अब यूज़ करने वाला है वल्कन क्लास में, ये थोड़ा ज़्यादा पावरफुल बनाया गया था, 250 टन का है। मतलब इनका टारगेट था कि कोई भी बड़ा रॉकेट में कम इंजन लगाओ। रैप्टर का था कि ज़्यादा इंजन मैनेज कर सकते हैं। तो ये 250 टन्स तक जाता है और इसका सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव अगर कोई देखेंगे तो वो है RS-25, वो 183 टन तक जाता है सी लेवल पे, लेकिन वो जैसे वैक्यूम में जा चूँकि इसमें हाइड्रोजन है, थोड़ा बढ़ जाता है। तो इसरो एक वर्ल्ड क्लास हेवी लिफ्ट इंजन बना रहा है। इससे कल को आने वाले टाइम में अलग-अलग रॉकेट बनाए जा सकते हैं जो बम बम काम कर सके। तो ये हमारा टारगेट है। तो अब बात करते हैं इसके डिज़ाइन पे। यहाँ मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, मुझे जो जितना खोजने के बाद जो मिला मैं वही दिखा सकता हूँ। ऑब्वियसली मैं इसरो में जाके नहीं बोल सकता सर पूरा डिटेल दे दो। ये मेरा बेस्ट गेस है, थोड़ा-सा आगे-पीछे हो सकता है, लेकिन रफली जितना मैंने रिसर्च किया इसका ये सबसे क्लोज़ेस्ट मैं आपको ला सकता हूँ। तो यहाँ पे चलिए डिज़ाइन क्या है? डिज़ाइन है स्टेज कंबशन साइकिल, यानी कि फ्यूल रिच प्री बर्नर इसमें है और अनबर्न्ड एग्ज़ॉस्ट नहीं निकलता है। यानी कि कहीं पे भी इसका जो मेन नोज़ल है उसके सिवा कहीं और से कुछ नहीं है। जैसे अगर आप मर्लिन देखेंगे, मर्लिन का एग्ज़ॉस्ट है जो फाल्कन 9 में भी यूज़ हो रहा है। एक बम बम एग्ज़ॉस्ट है, बगल में एक छोटा-सा एग्ज़ॉस्ट रहता है, उससे अनबर्न्ड फ्यूल निकलता है। सूटी आउटपुट जो देखते हैं ना, रॉकेट व्हाइट निकलता है तो भैया काला क्यों हो जाता है? वो बात है वो सूटी आउटपुट वहाँ से निकल रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं प्री बर्नर का आउटपुट को सीधे वेस्ट करते हैं। यहाँ पे वैसा नहीं है, ये क्लोज लूप है, यानी कि जितना भी चीज़ आप टंकी से लेंगे वो सिर्फ नोजल से निकलेगा, साइड में फुस नहीं करना है आपको। तो ये इसका मेन फ़ायदा है और यहाँ पे इसरो थोड़ा-सा कॉस्ट कम करने के लिए RP1 का एक थोड़ा-सा स्टेप नीचे आ रहा है, जिसे ये इसरोसेन कह रहे हैं। हमसे मत पूछिए नाम किसने रखा है, रखा ISROSENE। केरोसिन की जगह इसरोसिन कर दिया, आई डोंट नो किसने किया, बट आइडिया ये है कि RP1 JP1 का बड़ा भाई है। JP1 आप लीजिए, उसे अल्ट्रा फ़िल्टर कीजिए तो आपको RP1 मिलता है, लेकिन वो फ़िल्ट्रेशन बहुत महँगा होता है। तो इनका आइडिया है कि इंजन ही ऐसा बनाओ जो थोड़ा लोअर लेवल को मैनेज कर सके। एकदम लो नहीं, जेट जेट लेवल तक नहीं उतरना है, लेकिन एकदम रॉकेट लेवल तक भी नहीं जाता, बीच में थोड़ा बजटिंग कम करने के लिए है। और इसमें नॉर्मल लिक्विड ऑक्सीजन यूज़ होगा जो कि -183 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा और इसीलिए इसको सेमी क्रायोजेनिक कहा जा रहा है, क्योंकि केरोसिन रूम टेम्परेचर पे है यानी कि 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा और आपका ये क्या बोलते हैं लिक्विड ऑक्सीजन तो वो -183 के आसपास रहेगा। तो अब इसका डिज़ाइन में समझते हैं कोर बात क्या है। कोर बात है कि इसमें 3 टर्बो चार्जर्स हैं। ये टर्बो चार्जर है, हाँ, वो लोगों के पैर हैं, वो बहुत बड़ा टर्बो चार्जर है। ये 2 छोटे-छोटे टर्बो चार्जर हैं और ये बड़ा सा इंजन है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा पावर लेवल को थोड़ा समझ लेते हैं। ऑक्सीडाइज़र का बूस्टिंग पंप जो है, वो खाता है 735 किलोवाट, सिर्फ़ बूस्ट करता है। फिर आपका फ्यूल बूस्टर के बारे में बात करें, जो फ्यूल का इंटेक को बूस्ट कर रहा है, वो खाता है 160 किलोवाट। रॉकेट के हिसाब से ये सब चिल्लर-छोटा है, लेकिन अब आते हैं हम लोग मेन बूस्टर पंप में, यानी कि ये जो दादाजी जो मेन काम कर रहे हैं। मेन बूस्टर पंप आपका खाता है ये 35.7 मेगावाट। ये मेन पावर कंज़म्पशन करता है। इसका आरपीएम 19,000 आरपीएम पे चलता है और उसी का वेट पूरा पावर हेड ब्लॉक में उसका सिर्फ ये यूनिट जो आप देख रहे हैं इसका वेट करीब आधा टन है, बहुत भारी है। बाकी सब ये मतलब 25 किलो है, 77 किलो है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये है उसका क्लोजेस्ट जो मुझे मिला डिज़ाइन। तो अब आते हैं हम लोग फ्यूल लाइन से, ठीक है? फ्यूल आया, फ्यूल लो प्रेशर पंप, यानी कि जो आप ये देख रहे हैं, ये पंप देख रहे हैं 25 किलो का, इस पे ये जाके
पावर बढ़ जाता है। अब बोले भैया इसमें पावर आ कहाँ से रहा है? इसमें पावर आ रहा है, जो बेस्ट मैं खोज पा रहा हूँ वो है हाइड्रोलिकली ड्रिवन है ये। इससे बाहर से कहीं पावर नहीं मिल रहा, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन से पावर नहीं मिला, हाइड्रोलिकली ड्रिवन पंप है। ऐसे रशियन डिजाइन में बहुत सारे ऐसे हैं। सोवियत यूनियन के टाइम में वो लोग हाइड्रोलिक के पीछे कुछ ज़्यादा पड़े थे, हर चीज़ में हाइड्रोलिक डाले रहते थे। ये उसी डिज़ाइन का नतीजा है कि ये फ्यूल पंप जो है हाइड्रोलिकली ड्रिवन है। फिर ये आपका आ जा रहा है मेन ये बूस्टर पंप में, यानी कि बड़ा वाला में। छोटा वाला हाइड्रोलिकली आपको बूस्ट कर दिया, अब आ गया ये बड़ा वाला में। चलिए इसको यहाँ पे रखते हैं। फिर आपका ऑक्सीडाइजर लेते हैं, ऑक्सीजन वाला सिस्टम, वो जाता है बूस्टर पंप में। बूस्टर पंप लेकिन उसको थोड़ा ज़्यादा पावर चाहिए, वो हाइड्रोलिकली नहीं चल पाएगा, तो उसको समझिए आपका हॉट एग्जॉस्ट पे थोड़ा सा उसको दे दिया जा रहा है ताकि वो चल सके। वो अब बूस्ट हो गया, वो भी आ गया मेन टर्बो पंप में। आपका समझिए, आपने लिया बूस्ट किया आ गया, आपने लिया बूस्ट किया आ गया, ये आ गया मेन सिस्टम है। अब आप इसको टैप ऑफ करोगे, टैप ऑफ करके निकाले एक लाइन को, वो लाइन गया आपका गैस जनरेटर में। जो यहाँ छोटा सा बलून सा एरिया देख रहे हैं वो आपका गैस जनरेटर है। गैस जनरेटर में आप डालोगे थोड़ा सा ऑक्सीजन लोगे, प्याज उसमें डाल दोगे। और इस डिज़ाइन में ऑलमोस्ट ऐसा है कि ऑलमोस्ट 100% डाला जा रहा है। ये रैप्टर डिज़ाइन से बहुत मैच करता है। यहाँ पे आपने डाला गैस जनरेटर पूरा एनर्जी डंप किया, इसका एनर्जी से ये आपका चल रहा है। लेकिन ये टरबाइन अभी फुल फोर्स पे नहीं चल रहा है, मतलब ऑब्वियसली फुल पे करेंगे तो ये उड़ जाएगा। तो इसको जितना मतलब सही फ्लो बहुत है, टेम्परेचर कम है, लेकिन आपका सिर्फ हॉट गैस आ रहा है। जैसे कि रैप्टर में बता, रैप्टर में सिर्फ हॉट गैस जाता है इंजन में, एग्जैक्टली वहाँ यही हो रहा है। तो ये पाइप आप देखेंगे जब भी कोई अच्छा हाई रेजोल्यूशन फोटो देखेगा, बड़ा सा स्मूथ पाइप है, वो स्मूथ पाइप में सिर्फ हॉट गैसेस जा रहे हैं। वो हॉट गैस जा रहा है आपका मेन इंजेक्शन एरिया में। इंजेक्शन एरिया में बचा खुचा फ्यूल डाला जा रहा है। ये इस डिज़ाइन में क्लियर नहीं है कि वहाँ पे कितना जा रहा है, कितना रेशियो है। और फ्यूल समझिए वहाँ पे कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है आपका जो इंजन कूलिंग बेल है। इंजन का जो चेम्बर है, इसको कूल करना पड़ेगा ना, तो वो पंप से आपने लिया, इंजन को कूल किया, फिर घुमा फिरा के इसको वापस यहाँ पे लाके बर्न कर दिया। यहाँ पे समझिए पार्शियल बर्न हो रहा है। गैस जनरेटर में मेजॉरिटी आपका वहीं हो जा रहा है सारा काम, लेकिन चूंकि टरबाइन को ठंडा रखना है, जिंदा रखना है, तो सारा चीज़ आप वहाँ नहीं जला दे रहे हो, बचा खुचा को यहाँ चेम्बर में जला रहे हो। इसे इग्नाइट कैसे करेंगे? इसके लिए एक छोटा सा रॉकेट है जो इतना बड़ा है, करीब करीब छोटा सा रॉकेट ये लोग बनाए जो अंदर डाल के उसको पुश करके स्टार्ट करेंगे। ये रियूजेबल डिज़ाइन नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिकली इग्नाइशन नहीं है, तो हमको नहीं लगता रीयूजेबल बनाया भी जा सकता है इसको। और केरोसिन रीयूजेबल अच्छा आइडिया नहीं है, और इसीलिए इसमें आपको 3 पंप देखने को मिलेगा। एक हो गया मेन टर्बो पंप जो सारा काम कर रहा है, लेकिन ये पंप डायरेक्ट टंकी से नहीं खींच पाएगा, तो इसे थोड़ा बूस्ट करके देना है। तो बूस्ट करने का काम एक हाइड्रोलिक कर रहा है, दूसरा आपको ये समझिए छोटा सा टर्बो पंप कर रहा है। और ये लाइन जो यहाँ से देख रहे हैं हॉट से डायरेक्ट जा रहा है, वो ऐसा नहीं है। अगर आप डिज़ाइन में ध्यान से देखेंगे तो एक छोटा सा सिलेंडर दिखेगा बेमतलब का, वो सिलेंडर है मतलब समझिए कूलर, इंटरकूलर है वो कूलर, क्योंकि यहाँ जो हॉट एग्जॉस्ट है बहुत ज़्यादा हॉट है, ये डायरेक्ट यहाँ डालेंगे टरबाइन बोलेगा सर नहीं होगा। और क्योंकि समझिए यहाँ पे जो लिक्विड आ रहा है वो बहुत हाई फ्लो लिक्विड है, क्रायोजेनिक है, तो इसीलिए उसका टेम्परेचर बहुत गंदा शॉक ना क्रिएट करेगी। भैया आप एक तरफ आग डाल रहे हो, एक तरफ वो डाल रहे हो, तो दोनों के बीच में थोड़ा सा तालमेल बना रहे, उसीलिए वहाँ पे एक बड़ा सा हीट एक्सचेंजर, मतलब इतना बड़ा सा हीट एक्सचेंजर है। यही एक पंप हो गया, ये आपका ऑक्सीजन वाला हो गया, ये आपका हाइड्रोलिक वाला हो गया, हाइड्रोलिकली ड्रिवन फ्यूल पंप हो गया। ये मेन जो कंबस्टन पे चल रहा है वो ये है, ये कंबस्टन का बाय प्रोडक्ट पे चलेगा। तो ये डिज़ाइन है रफली। ऑक्सीजन लिया, बूस्ट किए, मेन में डाले, जनरेटर में डाल के सारा कर दिए, फिर फ्यूल लिए, बूस्ट किया, उसको 2 जगह पे बांटे। पहला आपने गैस जनरेटर को फीड किया, बचा खुचा को इंजन बेल में आप ठंडा कर दिया, और फिर घुमा के इंजन में आप जला दे रहे हो। तो ये डिज़ाइन है। अब बात करते हैं इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो इसका डेवलपमेंट समझिए इंडिया जो है इसने डिज़ाइन लिया और बहुत सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, और इसके लिए टूल्स बनाना शुरू किया कि मतलब ठीक है आपको मैं ब्लूप्रिंट दे दूँ तो इसका ये मतलब नहीं है आप बना लोगे, उसके लिए आपको टूल्स बनाने होंगे। तो टूल्स में बहुत सारी चीज़ का डेवलपमेंट इंडिजिनस किया गया कि ठीक है हम लोग खुद से बनाते हैं इकोसिस्टम। इसमें जितने भी चीज़ देख रहे हैं ऐसा नहीं है कि मतलब कोई नहीं कर सकता है इसको, दुनिया में सब लोग कर सकते हैं, बस बात है कि हमारे पास इसका इकोसिस्टम नहीं था। ये इकोसिस्टम हम लोग बनाए। जैसे कि सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे लगा, बंदा इसके सिवा तो बहुत सारे और भी हैं लेकिन मुझे इंटरेस्ट लगा कॉपर स्टील वैक्यूम ब्रेजिंग। तो हिसाब ये है कि ये जो आप इंटरकूलर देखे, जो मैंने बताया कि ऑक्सीजन का जो प्री पंप है, मतलब बूस्टर पंप है, बूस्टर पंप को डायरेक्ट नहीं चलाना है, तो बूस्टर को ठंडा कैसे करेंगे? बूस्टर का जो ड्राइवर गैस है वो इससे जाता है। तो अब बात होता है कि यहाँ पे बहुत सारे माइक्रोफिन जैसे स्ट्रक्चर चाहिए जो कि मतलब ऑलमोस्ट रॉकेट एग्जॉस्ट को बर्दाश्त कर सके। तो उसको करने के लिए बहुत माइन्यूट चैनल चाहिए, तो वो उतना बनाना बहुत मुश्किल था, मशीनिंग करना पॉसिबल नहीं है। तो हिसाब ये आता है कि एचिंग करके बनाया जाता है। तो एचिंग करके आप बना लिए ठीक है, लेकिन बात होता है सर उसके ऊपर सील कैसे करोगे उसको? तो सील करने के लिए ये लॉजिक बनाया गया कि एक साइड कॉपर है, एक साइड स्टील है, और ये जो गैप बनेगा बीच में, ये गैप में आपका कूलेंट चलेगा। ठीक है, चलो ये बहुत बढ़िया बात है, लेकिन दिक्कत है कि सर ये दोनों को जोड़ो कैसे आप?
मतलब एक साइड आपका हो गया, दूसरा साइड हो गया, और दोनों में आपने रिज बना दिया एचिंग करके, वो रिज आपका एकदम बम बम कर दे रहा है, सर हम इसके अंदर सब संभाल लेंगे। लेकिन वो दो चीज़ को कैसे, मतलब ऐसा है, इसको आपको ऐसे जोड़ना है, कैसे जोड़ोगे ये? तो हिसाब बना कि कॉपर साइड पे कॉपर की कोटिंग की जा सकती है। कोटिंग आप एग्जैक्टली वैसा कर सकते हो जैसा आपको चाहिए। मतलब ये स्ट्रक्चर है, आप ऐसा उसे मतलब समझिए पेंट कर सकते हैं एक तरह से कि यहीं पे कोटिंग डिपॉजिट हो, यहाँ पे ना हो। तो आप एक मैप बना सकते हो, उस पर कॉपर डाल सकते हो, बल्ले बल्ले। 25 माइक्रोन की बात हो रही है यहाँ पे, 25 माइक्रोमीटर की हो गई। चलिए, फिर अब उसके ऊपर आप एक सिल्वर कोटिंग करो जो 5 टू 20 माइक्रोन का होगा। ठीक है, ये हो गया एक साइड में। दूसरा साइड में आता है स्टील में। अब स्टील में प्रॉब्लम है कि स्टील में अगर आप कॉपर की शादी कराने जाओगे, दोनों की डिवोर्स हो जाएगा, टिकेगा नहीं शादी। तो उस पर आपको निकल का थोड़ा बीच में डालना पड़ता है। तो निकल का 5 माइक्रोन का लेयर जमा करते हो, फिर उसके ऊपर आप कॉपर डालते हो, कॉपर कोटिंग जो कि 25 माइक्रोन की है। उसके ऊपर आप सिल्वर कोटिंग डालते हो। अब बोलेंगे भैया यहाँ दो जगह सिल्वर क्यों है? बात यह है कि अब इसे आप चेंबर में डालते हो, चेंबर में इसे प्रेशराइज करते हो आर्गॉन का इस्तेमाल करके। अंदर में आप वैक्यूम पूल करते हो, जो जगह पे ये है उसे वैक्यूम पूल करते हो, बाहर में आर्गॉन से प्रेशराइज किया जाता है और इसे बम बम हीट किया जाता है। क्यों? सिल्वर जो है कम टेम्परेचर में मेल्ट हो जाता है, सिल्वर आराम से ये सबका बॉन्डिंग कर देता है। ऐसे ही करके आप देखते हो रॉकेट का नोजल जो है उसमें पाइप्स कैसे बन रहे हैं, ऐसे बन रहा है आजकल के टाइम। पहले तो लिटरली जैसे F1 इंजन देखेंगे तो उसमें लिटरली ट्यूब लेके ऐसे ऐसे करते थे, बहुत टाइम लगता था, मतलब एक नोजल बनाने में बहुत टाइम लगता था। अब उतना टाइम किसी के पास नहीं है, और रहा बात की दाम भी बढ़ाता है। तो ये तरीका है कि मास प्रोडक्शन आप कर सकते हो इससे। तो भाई हमको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि भैया आप एक साइड कॉपर ले रहे हो, कॉपर के ऊपर कोटिंग कर रहे हो, कोटिंग के ऊपर सिल्वर कोटिंग कर रहे हो, फिर स्टील ले रहे हो, स्टील पर निकल कोटिंग कर रहे हो, निकल कोटिंग के ऊपर कॉपर कोटिंग कर रहे हो, कॉपर कोटिंग के ऊपर सिल्वर कोटिंग कर रहे हो, और फिर इनकी शादी करा रहे हो आर्गॉन से जबरदस्ती में दबाव डाल के। तो आई लाइक द आइडिया, ये बहुत स्मार्ट डेवलपमेंट हुआ। फिर 3D प्रिंटिंग मेन इंजन पार्ट्स, जैसे कि ये सब खासतौर पर टरबाइन यूनिट में, पंपिंग यूनिट में विप्रो जो है कंपनी जो है वो मेटल प्रिंटिंग कर रही है, जिसमें कि आपका टाइटेनियम बेस्ड पार्ट्स बनाए जा रहे हैं। तो ये भी इंडिया में अब घर में हो जा रहा है। और हिसाब ये हो कि जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हो गया, तो बात था कि हमारा पुराना लॉजिक था या तो हम यूक्रेन में जाते हैं या रशिया में जाते हैं, वहाँ पे उसकी टेस्टिंग किया जाता है। तो जैसे ही बूम बम ब्लिम शुरू हो गया तो भैया कि ठीक है आप दोनों तो लड़ोगे तो हम अपना बना लेते हैं। तो अपना हाई टेस्टिंग ग्राउंड हम लोग क्लियर कर लिए, जिसमें अब हाई लेवल के रॉकेट इंजन अगर हम लोग कल को बनाते हैं उसका टेस्टिंग खुद से हो जाएगा। ये नहीं कहीं जाने होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो भी कर देंगे। और ये सारा हाई तौबा सिर्फ इस चीज़ के लिए किया जा रहा है अभी के टाइम में। प्लान्स बहुत सारे हैं, लेकिन अभी किस पे गारंटी आप दे सकते हो? गारंटी है GSLV Mark 3 जो है उसका कोर बूस्टर जो है उस पे बम बम प्यार दिया जाएगा, पूरा प्यार दिया जा रहा है कोर बूस्टर को। अगर सब चीज़ बहुत बढ़िया रहा वो उसमें साइड सॉलिड बूस्टर्स भी हटाए जा सकते हैं, संभव नहीं है। तो ये हो रहा है सारा डेवलपमेंट। अब इसके बाद जो स्लाइड्स है वो कड़वा स्लाइड्स हो जाने वाला है। तो अगर आपको कड़वा चीज़ नहीं पसंद है प्लीज़ वीडियो बंद कर दें, अगर कड़वा आप देखना चाहते हैं तो कंटिन्यू करते हैं, सोच लीजिए। अब आते प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि SCE-200 का स्टार्टिंग डॉक्यूमेंटेशन मुझे मिल रहा है 2009 में। ये 2009 में बनाया गया, यानी कि 14 साल पहले इसके नींव रखी गई थी। और इसका बजट अलोकेशन, ये मैं कई बार सुनता हूँ, जो लोगों को कॉन्टेक्स्ट नहीं है, और मैं समझ सकता हूँ कि आप सिर्फ बड़े बड़े नंबर देखते हो तो कॉन्टेक्स्ट मिस हो जाता है कि बजट कितना दिया गया था। इसरो को बजट नहीं, बजट दिया गया था 1700 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट 1800 है, क्या बोला 1798 करोड़ दिया गया था, जो कि रफली ट्रांसलेट होता है 200+ मिलियन डॉलर। अब डिपेंड करता है किस टाइम की करेंसी देख रहे हो, तो 200 या से 220 मिलियन डॉलर कन्वर्शन आता है। वो पैसा कम नहीं है। 200 मिलियन अगर आपको नंबर लग रहा होगा, सुना सुना नंबर है। बात है कि 100 मिलियन में इलॉन मस्क स्पेसएक्स स्टार्ट किया था, और टेस्ला भी, क्योंकि उसके पास सिर्फ उतना था। जब पेपाल को बेचा उचा गया, जितना भी उससे काम इक्विटी निकाला, जो भी निकाला, जैसे भी करके बस उतना ही था उसके पास, उसमें उसने स्पेसएक्स को स्टार्ट किया था। 200 मिलियन 2009 में दिया गया था। अब प्रॉब्लम ये है, क्योंकि ये उतना पहले है, ये डिज़ाइन जो है आदम ज़माने का, ये है जो आप लोग देखते हो ना RD-8110 डिज़ाइन, कोर डिज़ाइन जो है, जिससे बोलना कि आजकल कोई भी डिज़ाइन में हाइड्रोलिक पंप पे नहीं चलाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक इग्निटर्स पे सब लोग जाते हैं कि भैया, क्योंकि बोल रहे हैं ना, मर्लिन गंदा इंजन होने के बाद भी 10 रीयूज़ कर लिया गया। 10 मतलब 10 तो आँख मूंद करके करते हैं। अब 11-12 में बात हो रही है कि 11-12 करें, मतलब बजट लगेगा कि नहीं लगेगा, वो देख रहे हैं। तो कैसा ऐसा कर पा रहे हैं? सारा सिस्टम कंट्रोलेबल है। हाइड्रोलिक्स पे कम से कम भरोसा करते हैं। आप लोग कई बार सुने होंगे कि स्पेसएक्स का फाल्कन 9 जो है, कई बार बूम हुआ है कि हाइड्रोलिक प्रेशर खत्म हो गया। वो लोग समझ गए कि भैया हाइड्रोलिक हुलुलुलु है, हटाओ। तो रैप्टर में देखिए हाइड्रोलिक्स कितना है, ऑलमोस्ट ज़ीरो। हर चीज़ को वो इलेक्ट्रिक से चला रहे हैं, ताकि इग्निशन वाला भी नौटंकी हटाया जाए और हाइड्रोलिक वाली नौटंकी भी हटाया जाए। एक ज़ीरो नहीं कर सकते, लेकिन इतना कम कर रहे हैं हाइड्रोलिक कि ये नहीं कि भैया आपका पंप चल रहा है हाइड्रोलिक पे। और अगर आप बहुत सारे रॉकेट फेलियर्स देखेंगे, खासतौर पे जो गवर्नमेंट एजेंसीज होता है, उसमें कई बार हाइड्रोलिक फेलियर सुनने को मिलेगा। वो इसी तरह के डिज़ाइंस में होता है कि अगर हाइड्रोलिक से कंटिन्यूसली पंप चलाया जा रहा है तो गिम्बल की बात नहीं है सर, आपका पंप नहीं चलेगा,
डिज़ाइन जो है, डिज़ाइन एलिमेंट जो है, और मतलब चेंबर प्रेशर भी देख लीजिए, सारा चीज़, पूरा इकोसिस्टम आदम ज़माने का है। और इलॉन मस्क का जो मेन बुद्धि का लाइट बल्ब था, वो इंजन में नहीं है, वो स्पेसएक्स में नहीं है, वो इस बात में है कि वो देख लिया लोगों को कि अरे! कोई भी 1970 के बाद, यानी कि जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म हुआ, एक भी रॉकेट इंजन डेवलप नहीं किया गया है। जितना भी रॉकेट इंजन आप 1970 के बाद देख रहे हैं, सारे के सारे की नींव, यानी कि ब्लूप्रिंट समझ लीजिए, रफ आइडिया समझ लीजिए, यानी बेस जिसको कहते हैं, वो सारा का सारा 1970 का है। सारा का सारा। ये उसका बुद्धि यही था कि अरे सबके सब 1970 में रुके हुए हैं, हम ट्राई करते हैं 2000 का टेक्नोलॉजी से बनाने से। मर्लिन 2000 की टेक्नोलॉजी पे बनाया गया था, रैप्टर 2010 की टेक्नोलॉजी पे बनाया गया था, बाकी सब 1970 से आगे बढ़े ही नहीं है। और इसीलिए छोटे-छोटे स्टार्टअप्स भी अब इतना स्पीड से आ जा रहे हैं, क्योंकि उनको दिख गया, ये कहने को नासा है, कहने को रोस्कोसमोस है, कहने को यूरोपियन यूनियन है, किसी के पास कुछ नहीं है 1970 से आगे। मतलब वो 1970 में आ गए, वॉर खत्म हो गया, बजटिंग खत्म हो गई, काम खत्म, रुक गए सब लोग। स्पेसएक्स वही देखा कि भैया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो हमारा बहुत अभी भी हुआ है ना, उसका फ़ायदा उठाते हैं। 1970 का डिज़ाइन हम लोग लेके पड़े हुए हैं, और हमारा स्पीड ऑफ डेवलपमेंट खतरनाक स्लो है, क्योंकि 2009 कितना पहले आपको नहीं समझ में आएगा, तो ये समझिए बराक ओबामा का इलेक्शन हुआ था तब। ई जनाब जी 2 बार रह चुके हैं पार्लियामेंट में, और उसके बाद ट्रंप भी आए, एक वो रह लिया, एक टर्म कर लिया, उसके बाद वो निकला। समझ रहे कितना पहले की हम लोग बात कर रहे हैं? मतलब वो इतना पहले है, नासा की हिस्ट्री में अगर जाते हैं कि नासा ये ट्राई कर रहा था उस टाइम पे। आप लोग देखें एसएलएस है, एसएलएस से पहले क्या था? एसएलएस से पहले स्पेस शटल था, लेकिन दोनों के बीच में एक चीज़ था जिसे हम लोग कहते हैं कॉन्स्टलेशन प्रोजेक्ट। कॉन्स्टलेशन प्रोजेक्ट था कि वो स्पेस शटल का बूस्टर लेंगे, उसे ही रॉकेट में बदल देंगे और लॉन्च करेंगे। ये लॉन्च कर दिया गया था 2009 में। प्रोजेक्ट बाद में ओबामा ही बूम कर दिया इसको, लेकिन अलग बात है। तो वही समझिए। अब रहा बात कि अगर हम लोग इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं, 14 साल से मेहनत कर रहे हैं, आप ये समझिए कि पैसा, ऐसा भी नहीं बोल सकते पैसा नहीं है। $200 मिलियन और आपके पास कोर ब्लूप्रिंट आ रहा है, तो आप नहीं बोल सकते कि पैसा कम है, क्योंकि बोल रहे हैं ना 100 मिलियन में अगर स्पेसएक्स स्टार्ट किया गया था, तो आपका क्या रोना है? और उतना तो रॉकेट लैब के पास भी नहीं था। तो क्या है? हिसाब वही है कि हम लोग कभी भी ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करते, हमारा स्पीड इसीलिए नहीं बढ़ता है। हमेशा, चाहे वो विकास इंजन हो, जो वाइकिंग इंजन को ढापा के आया, या ये हो, वो हम लोग कभी ज़ीरो पे जाते हैं। सब चीज़ डेवलप कर सकते हैं इंडिया में, हर चीज़, चाहे वो आप देखिए 3D प्रिंटिंग हो, चाहे आपका वो जो वैक्यूम ब्रेजिंग हो, हर चीज़ डेवलप कर सकते हैं। लेकिन कोई बैठ के ना ये नहीं करता कि भैया ज़ीरो से करते हैं ना। सर हुलू-हुलू क्यों कर रहे हैं? हम ज़ीरो से करते हैं, ज़ीरो। हाउ अबाउट ज़ीरो? हमारे यहाँ भी इंजीनियरिंग स्कूल हैं, हमारे यहाँ भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, हमारे यहाँ भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें सब अनपढ़ गँवार नहीं निकल रहे हैं, कुछ तो निकलेंगे ना पढ़ लिख के। हाउ अबाउट उनको आप खाली पेपर दो कि सर आपको पढ़े हो, साइंस पढ़े हो, देखे हो, बनाओ, ज़ीरो से बनाओ। क्योंकि ज़ीरो से बनाते ना, तो यही स्पेसएक्स का दूसरा बुद्धि यही था, क्योंकि उन्होंने मर्लिन बनाया, रैप्टर धड़धड़ा के बना लिया। रैप्टर का जो सबसे पहला अनाउंसमेंट भी हुआ था, जो रफली कहा जा रहा है, वो 2010 के आसपास है। और रैप्टर 2010 से अगर आप काउंट करते हैं, ये बता रहा हूँ 2011-12 में तो अनाउंस किया गया कि मैं काम कर रहा हूँ इस पे। 2010 बोला जाता है कि मतलब इंटरनली काम किया जा रहा था। 2010 से उनका पहला इंजन फायरिंग बहुत जल्दी हुआ। मतलब कि डिज़ाइन, इंजन फायरिंग। हम लोग अभी तक इंजन फायरिंग में नहीं गए। अभी भी जो आप टेस्टिंग दे रहे हो, वो सिर्फ पावर बल्क हेड की टेस्टिंग हो रही है, उसमें प्रोपेलेंट्स को चला के देखा जा रहा है। फायर नहीं हुआ क्योंकि नोज़ल रेडी नहीं है। और वो ये 14 साल हो चुका है, आराम से अभी कुछ साल और लगेगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और इज़ी स्पीड हमारा इसीलिए ना, सोचिए कि हमारे बाकी जितने पार्टनर्स हैं, मतलब सोचिए इसरो किसी के पास तो गया होगा ना, भैया हमें ये चेंबर चाहिए, कैसे बनाओगे? बोला सर हम डेवलप करते हैं, कुछ बना दिया। अरे क्या सर हमें कुछ 3D प्रिंटर चाहिए, अरे सर हम डेवलप कर दे रहे, सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन ज़ीरो से हम लोग नहीं कर रहे, तो हम लोग का नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी होगा, वो भी धीमा ही होगा। इसलिए ना वाइकिंग जो कि हम लोग का बाहर से ढांपा हुआ था, उसको हम लोग विकास कर दिए। उसमें भी देखिए पानी का टंकी है। कौन रॉकेट इंजन में पानी का टंकी रहता है? ओ 1970 के डिज़ाइन में V2 रॉकेट्स में वो होता था। क्योंकि चेंबर का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता था, हम लोग कूलिंग, एक्टिव कूलिंग ठीक से नहीं कर पाए थे, ये करते थे। वही बोल रहे हैं, हमारा डिज़ाइन आगे बढ़ ही नहीं रहा है। और 1-2 बार समझ में आता है। पैसा वाला भी बोल रहे हैं ना, पैसा वाला भी सेंस नहीं बनता। और पैसा दूसरे से, इसरो के पास ये फ़ायदा है कि इसरो पैसा कमा सकता है, बोले गवर्नमेंट एजेंसी कैसे कमा सकता है? इसरो जो बांग्लादेश का सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, या बाकी सारे प्राइवेट का कर रहा है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? इसरो के पास जा रहा है ना। तो यही समझिए, और यही स्पेसएक्स, रॉकेट लैब और फायरफ्लाई, जितनी भी और ब्रांड्स आ रहे हैं, सबको समझिए कि भैया आप करके दिखाओ, लोग पैसा देने को बैठे हुए हैं। इसरो को भी लोग पैसा हँसी-खुशी देंगे। "ओह! आप कर रहे हो लॉन्च? लीजिए सर, ये हमारा बुकिंग कर देते हैं, ताकि आपको आने वाले मतलब 10 लॉन्चेस तक आपको टेंशन नहीं लेना, हम सँभाले हुए हैं।" लोग बैठे पड़े हैं, हमें बस देना है सर्विस। सर्विस क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट करने में हमारी फट जाती है कि भैया ज़ीरो से चलते हैं ना। नहीं, 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 इंजन ले लो। हर चीज़ का मैं खोजता हूँ, तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। 2011 में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया। हर चीज़ घूम फिर के वही आता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इट्स लाइक सर ज़ीरो से कर लो ना, एक बार ज़ीरो से कर लो। अब इसको कॉन्ट्रास्ट करते हैं कि
इसको कंपेयर टू अदर्स कैसा होता है? तो ये समझिए कि हम लोग अपने पुरानी गलतियों से सीख नहीं रहे। जैसे एग्जांपल देते हैं, नाविक जो था, उसमें आप लोगों ने कुछ साल पहले ध्यान दिया होगा, खूब नॉइज़ हुआ था कि भैया नाविक फेल हो रहा है क्योंकि सारे के सारे एटॉमिक क्लॉक खराब आ रहे हैं। ऐसा असंभव बात नहीं होता है, आप किसी एक वेंडर से एटॉमिक क्लॉक लेते हो, वो खराब निकल सकता है, असंभव बात नहीं है। लेकिन हम लोग तो लटक गए सर, हमारा नाविक तो लटक गया, हमारे मिलिट्री तो लटक गए सर, आपका एक्यूरेसी खत्म हो रहा है क्योंकि एक पूरा का पूरा सैटेलाइट का गया था, मतलब उसमें जनरली कभी भी एक एटॉमिक क्लॉक नहीं डाला जाता, बैकअप्स के ऊपर बैकअप डाला, वो सब भी गए थे। तो क्या किया, हम लोग को अपना एटॉमिक क्लॉक बनाना पड़ा। तो भैया अगर अपना बना के ही शुरू कर देते तो ये समस्या नहीं होती और नॉलेज और एक्सपीरियंस मिलता। और ये अभी भी नहीं हमारा हुआ कि हर चीज़ शुरू से ज़ीरो से लेके अपने से स्टार्ट करो। अभी भी कि ट्राई करते हैं ना कहीं से और ढाँपने का, फिर होता है कि अच्छा नहीं, अच्छा अपने से ही कर लेते अच्छा रहता है। भाई कब सीखेंगे हम लोग? कब? मतलब मेरे बाल गए हैं, कब सीखेंगे? अब उसका वही समझिए इसकी, अब जो है हम लोग कंपनी के तौर पर अगर इसरो को देखते हैं तो इसरो सीख नहीं रहा है दूसरे कंपटीटर से। क्योंकि ये समझिए कि बहुत सारे, ये इसके पास नहीं था 100 मिलियन, इसके पास भी बोलो ना इलॉन मस्क, अभी सब लोग कह रहे हैं पैसा क्यों है इसके पास, पैसा इन्वेस्टर क्यों उसको पैसा दे रहे हैं? क्योंकि वो दिखा रहा है सर, देखिए बाकी लोग हुलू-लुलू कर रहे हैं, हम लैंडिंग करा रहे हैं, मेरे पास 100 रॉकेट लैंडिंग है, बाकी सब तो हुलू-लुलू है। और बाय द वे जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इनका रिकॉर्ड एक हो गया है 200 लॉन्चेस विदाउट इंसिडेंट। 200, मतलब कि आखिरी बूम से, मतलब ऐसा नहीं कि उससे ज़्यादा लॉन्च नहीं किया, उससे बहुत ज़्यादा लॉन्च किया, बस बात है कभी कोई रॉकेट बूम हो जाता, तो आखिरी रॉकेट बूम से अभी तक में ये 200 सक्सेसफुल लॉन्च कर चुके हैं, हो गया खत्म। आप देखिए इसरो का फ्रॉम इट्स इंसेप्शन, यानी कि भारत की आज़ादी 75 साल से, देखिए अभी तक कितना लॉन्च हुआ है। तो वही बोला, पैसा देने के लिए लोग बैठे हुए हैं, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा कि सर मैं आपके पैसे के क्या बोलूँ भागीदारी बन सकता हूँ। हम लोग सीख ही नहीं रहे। बहुत सारी छोटी-छोटी कंपनियाँ, ये मैं इसका देख रहा हूँ, आपका क्या बोलते हैं, फायरफ्लाई का रिवर इंजन कह रहे हैं, जो लोग फायरफ्लाई टीवी शो देखे होंगे वो समझ में आए। आराम से लिया इन्होंने कॉन्सेप्ट, आइडिया लिया, थोड़ा-सा पैसा लिया, बनाया, इंजन रेडी। अब बोलोगे इंजन से छोटा है, फ़र्क नहीं पड़ता सर, ये लोग खुद से बना रहे हैं, कॉम्पिटेंसी इनकी ग्रो करेगी। ये रॉकेट बनाने के बाद धड़ाक से दूसरा रॉकेट बनाएँगे, हो जाएगा सर। ये जनाब जी बहुत छोटा इंजन बनाए थे ना, बैटरी पावर्ड बनाए, तो फ़ायदा क्या हुआ? सीखे, नॉलेज सीखे, पूरा 3D पाइपलाइन सीख गए। फ़ायदा अब जाके वो न्यूट्रॉन रॉकेट बना रहे हैं। और जिस स्पीड से इनका न्यूट्रॉन रॉकेट का डेवलपमेंट चल रहा है बैकग्राउंड में, अच्छा चांसेस है कि न्यूट्रॉन पहले स्काई पहुँच जाएगा, ऑर्बिट पहुँच जाएगा वर्सेस ये इंजन। तो ये बहुत सीरियस बात है और इसका टोटल इफेक्ट ये होता है ना कि इसरो को हम लोग अभी भी उसी पुराने नज़रिए से देख रहे हैं कि जहाँ पे वो कम्पीट कर रहा है नासा से या ईसा से, ये सबसे कम्पीट कर रहा है, या पाकिस्तान से। मतलब घूम फिर के हम लोग ऐसे करके अपने आप को दिलासा दे रहे हैं कि भैया हम लोग कम दाम में कर लेते हैं। नहीं सर, हम लोग कम दाम में नहीं कर रहे हैं। किसी भी हालत में कम दाम में नहीं कर रहे हैं। सारे का बता रहा हूँ, छोटे-छोटे, ये इनका तो पैसा भी नहीं है इनके पास। मिलियंस ऑफ डॉलर, तो ये तो बोलेंगे भैया तुम क्या कर रहे हो मिलियंस ऑफ डॉलर में? और बना के रॉकेट इनका ऑलमोस्ट ऑर्बिट पहुँच चुका है। पहली बार में इनका रॉकेट लॉन्च हो गया, लॉन्च पैड क्लियर कर दिया और बूम हुआ ऊपर जाके। आराम से ये दूसरा, तीसरा, 5वें बार तक में तो ये पहुँच ही जाएँगे ऑर्बिट। और जिस स्पीड पे चल रहे हैं, आराम से हो जाएगा। और सोचिए इनका तो ये भी हो गया कि सीईओ का मेन झमेला हो गया, वो यूक्रेन से था, यूक्रेन में वॉर हो रहा था, तो ये सब हटाना पड़ा, तब सँभाल लिया। तो वही इसरो को अब उस मार्केट में नहीं है जहाँ पे कि लोग रशिया के पास जाते हैं, पहले अमेरिका के पास जाते हैं, अमेरिका बोलता है बहुत दाम लगेगा, तो लोग रशिया के पास जाते हैं, रशिया बोलते हैं अभी भी दाम लगेगा, इसरो के पास आता है भैया हम सस्ते में निपटा देंगे। वो ज़माना खत्म हो गया, अब हो गया हम लोग फ्री फॉर ऑल। क्यों? क्योंकि ये सब प्राइवेट प्लेयर घुस गए हैं। और ये तो मैं 3 ठो को सेलेक्ट कर रहा हूँ, और भी हैं, और भी लोग मुँह खोले बैठे हुए हैं कि आइए सर हम दिखाते हैं। बहुत, बहुत ज़्यादा धीमा रफ्तार है और वो धीमा मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों, जब ये सब चीज़ हम लोग कर ले रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा, हर चीज़ घूम फिर के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हर चीज़ घूम फिर के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हर चीज़ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कब कब हम लोग उस जगह पे बॉल्स आएँगे कि भैया अरे ट्राई करते हैं ना, क्या होगा? नहीं होगा ना, ऐसे भी नहीं हो रहा है, ऐसे भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हटे जा रहे हैं, कोई टेंशन मत लो, बना के देखते हैं। क्या पता हमारे पास कोई इंजीनियर्स हो, क्या पता हमारे पास कोई ब्रिलियंट साइंटिस्ट हो जो बोले भैया आप हमें मौका तो दो, हम बना के दिखाते हैं। हुलू-लुलू करके 1970 का डिज़ाइन लेके नहीं दौड़ते हैं, हम बना के दिखाते हैं आपको, ज़ीरो से लेके स्टार्ट तक। और सारा हम जितना भी लर्निंग्स हुआ है ये लोग का, ये फ्री है, अवेलेबल है, आपको दिख जाएगा। अच्छा, जैसे कि टी-टैप यूज़ करते थे, क्या दिक्कत हुआ? टी-टैप नहीं हो गया। अब आपको समझ में आ गया ना कि भैया शांति से इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन यूज़ करना है। इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन डे 1। सब लोग मीथेन में क्यों जा रहा है? क्योंकि मीथेन सस्ता है, आरपी महँगा है, तो भैया शांति से आरपी को त्यागो, मीथेन में कूद जाओ। और जिनको है कि भैया मीथेन, प्योर मीथेन भी महँगा है, भैया एलपीजी में कूद जाओ। कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी की बात कर रहा हूँ, इंडियन प्राइवेट कंपनी की बात कर रहा हूँ। लॉजिक यही रहता है कि इसरो का जो करंट परफॉर्मेंस है, हम लोग बस अपने आप को ये दिलासा दे रहे हैं कि नासा से सस्ता है, और जबकि अब नासा से भी कहना गलत बात होगा क्योंकि नासा यही लोग को तो कॉन्ट्रैक्ट कराता है। और दूसरा ये है कि हम पाकिस्तान से बेटर चल रहे हैं, और श्रीलंका से बेटर चल रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया से बेटर चल रहे हैं।
ये सब करके मतलब अगर हम लोग अपने से ऊपर वाले से compete करेंगे, तब दिखता है कि हमारा गैप बहुत ज़्यादा है। इसी बोले 200 सक्सेसफुल लॉन्चेस ऑर्बिटल क्लास। कॉन्ट्रास्ट वही है कि अब का मार्केट जो है फ्री फॉर ऑल हो गया है। यानी कि जो इधर-उधर से कॉन्ट्रैक्ट्स आ भी रहे थे कि भैया आप ये हमारा सैटेलाइट लॉन्च कर दो, ये कर दो, वो कर दो, वो सब प्यार से गायब हो जाएगा। तुरंत नहीं होगा क्योंकि ये सब कॉन्ट्रैक्ट 5-6 साल आगे किया जाता है, तुरंत नहीं गायब होने वाला। लेकिन धीरे-धीरे न्यूज़ कम आने लगेंगी कि भैया पीएसएलवी लॉन्च नहीं हो रहा है। ओह सर नहीं जी, दूसरे छोटे-छोटे रॉकेट्स तो आ गए हैं जो सस्ते में हो रहे हैं और जो उनका कॉन्ट्रैक्ट था वो एक बार क्लियर हो गया बैकलॉग, अब नए आना कम हो गए। जो पैसा आ रहा था वो भी चला जाएगा। तो वही समझिए कॉन्ट्रास्ट यही है कि हम सीख ही नहीं रहा ना इसरो कि भैया ज़ीरो से बनाते हैं, कॉम्पिटेंसी सीखते हैं। सब लोग हैं, इंडिया में इंजीनियरिंग है, इंडिया में मैन्युफैक्चरर्स हैं, बैठे हुए हैं कि आप दीजिए सर, मौका दीजिए, हम गर्दा उड़ा देते हैं। लेकिन नहीं सर, हम तो पूरा नहीं करेंगे। इट्स लाइक मारो, 1-2 बार के बाद लोग त्याग देते हैं, उसके बाद आप देखोगे कि सारे इंडिया से पासपोर्ट बाहर क्यों निकल रहा है। बोलते हैं देश का हालत कैसा है, आप पासपोर्ट से समझ सकते हो, कितना पासपोर्ट यहाँ से निकल रहा है और उसमें से कितने लोग हैं जो पॉलिटिशियन नहीं हैं। जहाँ आपको दिखा कि भैया इंटेलेक्चुअल निकलने लगे, यानी कि जो कॉलेज के टॉप ऑफ द टॉप ऑफ द टॉप निकल रहे हैं, भैया देश खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत सीरियस बात है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन इसरो का एस सेमी क्रायोजेनिक इंजन 200 टन क्लास। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइएगा, अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।